बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के सामने डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोलिनोमियल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to a naught x to raise power n plus a1 x to raise power n minus 1 plus so on up to a n minus 1 into x plus a n, where n is a positive integer and a naught, a1, a2 up to an are real constants. Such type of expression is called an nth degree polynomial in x if a naught does not equal to 0. तो पोलिनोमियल क्या होता है? ये पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमारे पास गिवन है। इस तरह का कोई सा भी एक्सप्रेशन जिसमें n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो और a नॉट, a1 अप टू an ये हमारे पास रियल कांस्टेंट्स हो और a नॉट पर ये हमारे पास कंडीशन है कि a नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह की एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर n है तो इस वजह से इस पोलिनोमियल को हम nth डिग्री पोलिनोमियल कहेंगे। होप सो कि आपको इस पहली डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी डेफिनेशन है वो है अलजेब्राइक इक्वेशन की। अगर आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई है तो अलजेब्राइक इक्वेशन हमारे पास इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। ओके, एन इक्वेशन f of x is equal to 0 is said to be the algebraic equation in x if it is purely a polynomial in x। हमारे पास ये जो f of x is equal to 0 इक्वेशन है इसको हम अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे अगर हमारे पास ये जो f of x है ये कोई पोलिनोमियल हो। आपने देख लिया है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जरा पोलिनोमियल जो है ना उनको यूज करते हुए अलजेब्राइक इक्वेशंस की डिफरेंट एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसमें हमारे पास x5 प्लस x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपको एक पोलिनोमियल नजर आ रहा है और ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मतलब f of x इज इक्वल टू 0 फॉर्म है ना ये। तो हमारे पास ये एक पोलिनोमियल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो हमारे पास ये इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है तो इसको हम अलजेब्राइक इक्वेशन कह सकते हैं। और ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना होगा? 5th ऑर्डर पोलिनोमियल हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो हमारे पास ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन है इसका ऑर्डर 5 है। ओके, होप सो कि आपको अलजेब्राइक इक्वेशन की जो पहली एग्जांपल है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस एग्जांपल को अगर आप देख लें तो इसमें x³ माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट साइड पे एक पोलिनोमियल है, एक थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है, सही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर का पोलिनोमियल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। इसमें x टू रेज पावर 6 माइनस 7x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास f of x इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो f of x है ये एक 6 ऑर्डर का पोलिनोमियल है तो हमारे पास ये भी एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास इस एग्जांपल को भी आप देख लें, यहाँ पर वेरिएबल x यूज हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल y आ गया है, बात एक ही है। सिमिलरली इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो इसमें वेरिएबल जो है वो t यूज हो रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक पोलिनोमियल है जो कि वेरिएबल t के अंदर है और इस पोलिनोमियल का जो ऑर्डर है वो 4 है, 4th ऑर्डर का ये पोलिनोमियल है। ओके, और ये हमारे पास सारी जो है ये अलजेब्राइक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो सबसे पहले जो हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है x टू रेज पावर 1/2 प्लस 7x टू रेज पावर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू लेट्स सपोज ये 0 है, तो क्या ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये जो फंक्शन है हमारे पास ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल तब होगा जब x की पावर में जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो,
ठीक है, या उसको आप नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर के अंदर जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर अगर आपको नजर आ रही जो है x की पावर है ये 1/2 है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये रियल नंबर है। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास पावर n है वो इंटीजर होना चाहिए, एक नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था ये अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है। सही है, अलजेब्राइक इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि वो इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, f of x is equal to 0 फॉर्म में होना चाहिए, और ये जो f of x है ये हमारे पास कोई पोलिनोमियल होना चाहिए, चाहे जिस आर्डर का भी हो, लेकिन ये पोलिनोमियल होना चाहिए। ओके, अब ये जो पोलिनोमियल और अलजेब्राइक इक्वेशन की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, इन दोनों को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम फैक्ट्स हैं, जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। Every equation of the form f of x is equal to 0 has at least one root. It may be real or complex. वो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में लिखी होती है उसका कम से कम एक रूट लाजमी एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो रियल रूट हो या फिर कम्प्लेक्स रूट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन जिस तरह लिखता हूं मैं x - 1 is equal to 0, तो ये हमारे पास इसमें जो f of x है, हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है जिसका आर्डर 1 है, तो इसका कम से कम एक रूट तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा। -1 को राइट साइड पे लेके जाएं तो +1 हो जाएगा, तो x की कम से कम एक वैल्यू तो आपको लाजमी मिलेगी। अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो x² + 1 is equal to 0, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें तो भाई क्या होगा, x² को हम लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं, 1 को राइट साइड पे मूव करते हैं तो -1 हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास यहाँ पर कैंसिलेशन के बाद x की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस आयोटा, तो कम से कम एक वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन की एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो रियल वैल्यू हो या कम्प्लेक्स वैल्यू हो। एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन कम से कम एक लाजमी एग्जिस्ट करेगी। होप सो कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्ट है वो क्या है, एवरी पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज n एंड ओनली n रूट्स। ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, जिसका आर्डर n है, तो उसके n रूट्स लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x + 1 = 0, इसका हमारे पास यहाँ पे जो आर्डर है वो क्या है, 1 है, तो इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं x² - x + 6, तो इसके जब आप फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व करते हैं तो इसके दो रूट मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो जैसे x³ - 3x² + 2x - 6 = 0, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जो x की वैल्यूज होंगी वो 3 होंगी, क्योंकि हमारे पास ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। सिमिलरली हमारे पास अगर फोर्थ आर्डर की कोई इक्वेशन हम लेते हैं तो उस केस में हमारे पास फोर्थ आर्डर की जब हम अलजेब्राइक इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो उसमें 4 रूट्स होंगे। तो जब nth आर्डर की होगी हमारे पास कोई अलजेब्राइक इक्वेशन तो उसके n रूट लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरे पॉइंट की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। बात करते हैं भाई तीसरे पॉइंट की, इफ f of x is equal to 0 is an equation of odd degree। अगर हमारे पास ये जो f of x equal to 0 अलजेब्राइक इक्वेशन है, इसकी डिग्री जो है वो कोई ऑड नंबर हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, कोई ऑड नंबर हो इस इक्वेशन की डिग्री, then it has at least one real root whose sign is opposite to that of the last term। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज हम एक अलजेब्राइक इक्वेशन कंसीडर करते हैं जिसका जो आर्डर है वो है ना, जिसकी डिग्री है जो आर्डर है वो ऑड नंबर है। इसी को ले लेते हैं x - 1 = 0। इसकी देखिए यहाँ पर हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो इसकी इस अलजेब्राइक इक्वेशन को जो डिग्री है वो 1 है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि कम से कम हमारे पास है, इट हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, इसका कम से कम एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जिसका जो साइन है वो इस आखिरी टर्म के साइन से ऑपोजिट होगा। तो इसका जब हम रूट फाइंड करते हैं भाई, तो यहाँ पे -1 राइट साइड पे जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका जो रूट है वो +1 है, और इस लास्ट वाली टर्म का जो साइन है वो नेगेटिव है, तो मतलब ऑपोजिट साइन है ना। तो उसने यही तो कहा है यहाँ पे, इफ f of x is equal to 0 is an equation of odd degree
then it has at least one real root whose sign is opposite to that of last term. मतलब इस इक्वेशन का, इस अलजेब्राइक इक्वेशन का जिसकी जो डिग्री या आर्डर 1 है या आड नंबर है, उसका एक रियल रूट लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसका जो साइन है वो इस आखिरी टर्म के साइन से डिफरेंट होगा, ऑपोजिट होगा। सिमिलरली लास्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री। अगर हमारे पास ये कोई अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसकी जो डिग्री है वो कोई इवन नंबर है, whose last term is negative, जिसकी लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है, देन इट हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव एंड एट लीस्ट वन नेगेटिव रूट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसकी जो डिग्री है वो कोई इवन नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसका जो है ना वो एक then it has at least one positive and at least one negative root। इस अलजेब्राइक इक्वेशन का जिसकी जो डिग्री है वो कोई इवन नंबर है, इसका जो रूट्स होंगे उसमें कम से कम एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसके रूट फाइंड करते हैं भाई, तो ये -1 राइट साइड पे किया, दोनों साइड पे इसके रूट लिया, तो हमारे पास x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो प्लस -1 आएगा। तो आप देख लें हमारे पास ये जो अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है कोई इवन नंबर है, उसके जो रूट्स हैं एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है। तो यही तो पॉइंट 4 में उसने कहा था हमें। होप्स हो कि आपको इन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ट्रांसडेंटल इक्वेशन कौन सी होती हैं? एन इक्वेशन इज सेड टू बी ट्रांसडेंटल इक्वेशन इफ इट हैज लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हो सकता है लोगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो, या ऐसी इक्वेशन जिसमें ये तीनों इन्वॉल्व हो, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस को हम ट्रांसडेंटल इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -5x - 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। इन तीनों में से कोई एक हो या तीनों हो या कोई से भी दो हो, ठीक है, तब भी हम उस इक्वेशन को ट्रांसडेंटल इक्वेशन ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है भाई, इसमें देख लें, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो ये भी एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास एक लोगरिथमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे पास ये भी एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। और लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी हम ट्रांसडेंटल इक्वेशन कह सकते हैं। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। सिंपल सी डेफिनेशन थी स्टूडेंट, होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, रूट ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के रूट से क्या मुराद है? रूट का मतलब है कि उसका जो सॉल्यूशन होता है। अगर हमारे पास f of x इज इक्वल टू 0 कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन हो, तो इसके रूट से क्या मुराद है? इसके रूट से ये मुराद है कि इस f के अंदर जो फंक्शन हमारे पास ये f of x का फंक्शन है ना, तो हमारे पास इस इक्वेशन में से x की वो वैल्यूज आपने निकाल ली हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, जरा एग्जांपल की मदद से समझें। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है x² - x + 6 इक्वल टू 0। ओके, तो बाय फैक्टराइजेशन अगर हम फैक्टर बना लें तो x² - 3x यहाँ पर प्लस 2x, इसको अगर हम -6 कर लें तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी फिर -6। ओके, इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास x कॉमन होगा, x - 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो x - 3 इक्वल टू 0। दोनों टर्म में x - 3 कॉमन है, ये x - 3 कॉमन लिया और x + 2 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 3 को जब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और x + 2 को जब आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। ये जो x की दो वैल्यूज हैं ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब रूट्स होने का क्या मतलब है कि जब आप x = 3 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। हम जरा चेक कर लेते हैं कि वाकई हमारे पास ये जो 2x की वैल्यूज आई हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू 3 पुट कर दें
तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या एक ऐसी अलजेब्राइक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है उसका रूट है, उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है स्टूडेंट, जरा इसको आप देख लें। फॉर एन इक्वेशन f of x is equal to 0, to find the solution we find such value which satisfy the equation f of x is equal to 0। f of x is equal to 0 जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि x की वो वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जिन वैल्यूज के लिए बराबर आ जाती है वही वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। These values are known as the roots of the equation। A value a is known as the root of an equation f of x is equal to 0 if and only if f of a is equal to 0। वही बात है कि अगर आपके पास कोई नंबर a है वो इस इक्वेशन का रूट होगा अगर a को आप x की जगह पे रखें तो f of a 0 के इक्वल आए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लिख के भी समझा दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन पर। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1 है कम्प्लेक्स रूट्स अकर इन द पेयर्स। जो कम्प्लेक्स रूट्स होते हैं मतलब ऐसे रूट्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है उसको हम कम्प्लेक्स रूट कहते हैं। कम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर फॉर्म में जो है ना वो अकर होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b जो है वो किसी अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो a माइनस आयोटा b भी लाजमी उसका सॉल्यूशन होगा। ये नहीं है कि a प्लस आयोटा b तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन है लेकिन a माइनस आयोटा b नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 को साइड पे जाते हैं तो माइनस 1 हो जाता है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो कैंसिलेशन के बाद जो x की दो वैल्यूज आती हैं वो क्या आती हैं, प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा। तो आप देख लें a प्लस आयोटा b और यहाँ पर a माइनस आयोटा b वाली फॉर्म है ना। तो हमारे पास वो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि अगर आपके पास किसी अलजेब्राइक इक्वेशन के कम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वो जो है ना वो पेयर फॉर्म में आएंगे जिसे आप कॉन्जुगेट पेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए a प्लस आयोटा b जो है ना वो इसका जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस आयोटा b है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर a प्लस आयोटा b किसी अलजेब्राइक इक्वेशन का रूट है, सॉल्यूशन है, तो a माइनस आयोटा b भी उसका लाजमी रूट होगा, उसका सॉल्यूशन लाजमी होगा। ओके, दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। If x is equal to a is the root of the equation f of x is equal to 0, a polynomial of nth degree, then x minus a is a factor of f of x. And by dividing f of x by x minus a, we get a polynomial of degree n minus 1. वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास x is equal to a जो है ना वो किसी अलजेब्राइक इक्वेशन का जिसकी डिग्री n है उसका सॉल्यूशन है, उसका रूट है, तो a को अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके आए तो x माइनस a बनेगा। तो जो x माइनस a है वो इस f ऑफ x का जो है ना वो फैक्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आई थी, x इज इक्वल टू 3 आया था और दूसरी आई थिंक सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आई थी। यस, तो x इज इक्वल टू 3 जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है, हमने चेक भी किया था। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब 3 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो x माइनस 3 बनेगा। तो इस ये जो x माइनस 3 है वो इस f ऑफ x का जो था ना वो फैक्टर था, हमने चेक भी किया था। इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो इसके दो फैक्टर बने थे ना, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 जो है ना वो इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। If x is equal to a is the root of the equation, a polynomial of nth degree, then x minus a, मतलब a को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएं तो x minus a बनेगा ना। तो ये जो x minus a है ये इस f of x का फैक्टर होगा। और जब आप f of x को x minus a से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बाकी पोलिनोमियल बचेगा, अगर f of x की डिग्री nth डिग्री ऑर्डर का पोलिनोमियल है, nth डिग्री का पोलिनोमियल है, तो जब आप x माइनस a से f of x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
जो एफ ऑफ एक्स की डिग्री बचेगी वो n-1 हो जाएगी, मतलब एक जो है ना वो पावर कम हो जाएगी एक्स की। होप सो कि आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक साइंस के हवाले से एक रूल है जिसे आप डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन कहते हैं। डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइंस होता क्या है? दिस रूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। ये जो डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है हमें किसके दरमियान, कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन के, किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइंस और अलजेब्राइक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके साइंस के दरमियान ये एक रिलेशनशिप हमें बताता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइंस हमें क्या बताता है? ये हमें बेसिकली किसी भी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं और उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन दोनों के साइंस के दरमियान हमें एक रिलेशन बताता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो है ना वो एग्जांपल भी हम इसको करेंगे। पहले जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन f of x is equal to 0 with real coefficients cannot exceed the number of changes in sign of the coefficients in the polynomial। वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास f of x is equal to 0 कोई अलजेब्राइक इक्वेशन है तो इस अलजेब्राइक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। किससे ज्यादा नहीं हो सकते? नंबर ऑफ चेंज इन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द पोलिनोमियल। ठीक है, इस बात को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट साइड पे जो पोलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके जो रूट्स हैं उसमें और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इन दोनों के साइंस में जो रिलेशन है उसको हम देख लेते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, हियर इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 एंड देयर आर 3 चेंज इन द साइन। मतलब ये थर्ड डिग्री की एक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट्स तो होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ साइन जो है ना, कोफिशिएंट्स के जो साइन है वो 3 दफा चेंज हो रहे हैं। देखिए पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव है, देखिए पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरा और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब जो कोफिशिएंट्स है ना इस अलजेब्राइक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के जो साइंस हैं उनमें जो चेंज है वो 3 दफा चेंज आई है। फर्स्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड द थर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो द 3 रूट्स विल बी पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव रूट्स हैं यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव रूट्स जो है किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन के वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। इससे ज्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ चेंज इन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द पोलिनोमियल। सही है। सिमिलरली नेगेटिव के हवाले से भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज इन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ f of minus x is equal to 0। ओके, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन के नेगेटिव रूट्स हैं वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। किससे ज्यादा नहीं हो सकते? नंबर ऑफ चेंज इन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ f of minus x is equal to 0। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी एग्जांपल को भी आप देख लें। ये हमारे पास f of x था, इसमें आप f of minus x जब फाइंड करेंगे तो x जहां जहां आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह माइनस एक्स पुट कर दे तो हमारे पास ये वाला फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो कोफिशिएंट्स के जो साइंस हैं वो एक बार भी चेंज नहीं हुए। देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव भी है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। सो देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन, सो देयर विल बी नो नेगेटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का कोई भी नेगेटिव रूट नहीं होगा। ठीक है, ऊपर इसी इक्वेशन को हमने देखा था ना, इसके पॉजिटिव रूट्स हैं तो तभी इसका कोई भी नेगेटिव रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो हमारा जो MTH603 का व्हाट्सएप ग्रुप है आप जरा उसको ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्वेश्चनिंग करें, इंशाल्लाह हम आपको इंस्टेंटली रिप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जरा इसको आप देख लें। If f of x is a real valued continuous function, अगर हमारे पास ये जो f of x है ये कोई real valued continuous function है in the closed interval a less than equal to x, x less than equal to b. If f of a and f of b has opposite signs once that
that is f of x is equal to 0 has at least one root beta such that a less than equal to beta beta less than equal to b. सिंपली इसको हम सिंपली जरा इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. If f of x is equal to 0 is a polynomial equation, and if f of a and f of b are of different signs, then f of x is equal to 0 must have at least one real root between a and b. जरा इसको मैं अपनी वर्डिंग में आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट. अगर हमारे पास f of x कोई रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन हो जो कि इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन हो, a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू b, ठीक है. और ये जो इस क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं a और b, अगर ये जो f of x फंक्शन है, f of a जब हम फाइंड करें और जो f of b फाइंड करें, और इनके f of a का जो रिजल्ट है लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है और f of b का जो रिजल्ट है लेट्स सपोज ये कोई नेगेटिव नंबर है, तो एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो हमें डिफरेंट साइंस के साथ मिलती है, तो इसका ये मतलब है कि इस a और b इंटरवल के दरमियान लाजमी एक रूट जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा, हैज एट लीस्ट वन रूट बीटा, जिसको हमने बीटा बोला है. ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं. इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन f of x है जो कि किसी क्लोज्ड इंटरवल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a to b और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है. अगर a और b के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं, ठीक है, वो हमें डिफरेंट साइंस के साथ मिलती हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव मिलती है और एक नेगेटिव मिलती है, तो इसका ये मतलब है कि इस इंटरवल के दरमियान कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पर जो कि फंक्शन का f of x का रूट होगा. ठीक है, होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी है. न्यूमेरिकली जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वो जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वो दोनों ग्रुप्स कौन कौन से हैं जरा उनकी हम बात कर लेते हैं. पहला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड्स, दूसरा है आइटरेटिव मेथड्स. डायरेक्ट मेथड क्या होता है? Those methods which do not require any information about the initial approximation of the root to start the solution are known as direct methods. Direct methods ऐसे methods होते हैं जिसमें जब हम प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें इनिशियल गेस या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, बाज़ ऐसे भी होता है ना कि जब हम किसी अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें स्टार्ट में एक इनिशियल गेस चाहिए होता है, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए होता है, जिसको लेकर हम फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बहुत करीब होता है. तो ऐसे मेथड्स जिसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है ना रूट फाइंड करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड. और डायरेक्ट मेथड्स की जो एग्जांपल हैं, द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड्स आर ग्राफी रूट स्केलिंग मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. All these methods do not require any type of initial approximation. इन मेथड्स के हवाले से जब हम इस कोर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन मेथड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इनमें हमें किसी किस्म की इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल गेस की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरे टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं वो हैं आइटरेटिव मेथड्स. इसमें ऐसे मेथड्स शामिल हैं जिसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू फाइंड द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. ओके, इसमें हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो बाइसेक्शन मेथड्स हैं, न्यूटन्स रफसन मेथड है, सेकंड मेथड है, जैकोबी मेथड है. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ आइटरेटिव मेथड्स. होप्स हो कि आपको जो है ना इन दोनों डेफिनेशंस का, दोनों मेथड्स के हवाले से आइडिया हो गया है कि डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं. ओके, हाउ टू गेट एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन. जैसे कि हमने आइटरेटिव मेथड्स के अंदर देखा है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का फाइंड करते हैं या अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो आइटरेटिव मेथड्स में हमें एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए होती है. वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अगर तो आपके क्वेश्चन में गिवन है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. अगर गिवन नहीं है तो फिर उस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को हम कैसे जो है ना वो लेंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं. इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास है एनालिटिकल मेथड. ओके, पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड के जरिए हम किस तरह से इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल गेस को ले सकते हैं. द इक्वेशन f of x is equal to 0 can be written as f1 of x is f1 of x
इज इक्वल टू f2fx, ये इक्वल का साइन है, इसको आप जरा सही कर लें। ओके, हमारे पास ये जो इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f1(x) इज इक्वल टू f2fx एंड इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ f(x) may be taken as the abscissa of the point of intersection of the graphs of f1(x) and f2(x). ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ ये abscissa क्या होता है, इस हवाले से मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके, हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब ये f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें f(x) की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, x माइनस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो साइन x है इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ। जब मैं साइन x को राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो लेफ्ट साइड पे x माइनस 1 रह जाएगा और राइट साइड पे साइन x आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो x माइनस 1 है इसको बेशक आप जो है ना वो f1(x) कह लें इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो उसको आप f2(x) कह लें जो कि साइन x के बराबर है। सही है, गिवन फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब ये जो दो फंक्शंस हैं इन दोनों फंक्शंस का आपने, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो दोनों फंक्शंस का आपने इलादा जो है ना वो ग्राफ बनाना है। ठीक है, जब आप दोनों फंक्शन का इलादा ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो x माइनस 1 का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से। ठीक है, होप सो कि आपको ग्राफ बनाना आता है, अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे MTH 603 का जो ग्रुप है उसमें आप कमेंट करें तो मैं छोटी सी एक वीडियो जो है ना वो आपके लिए बना दूंगा। ओके, x माइनस 1 का ये ग्राफ है और जो साइन x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर मैं रफ सा बना देता हूँ, साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। ओके, ये साइन x का ग्राफ है, तो हमने यहाँ पर x माइनस 1 का जो ग्राफ है वो यहाँ पे है और ये साइन x का हम सारा ग्राफ नहीं लेते। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इस तरह बना देता हूँ x माइनस 1 का भी ग्राफ। तो यहाँ पे ये जो दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो क्योंकि xy प्लेन की बात हो रही है तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, x, y दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो एब्सिका का ये मतलब है कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस के ऊपर वैल्यू है वो बेसिकली इस पॉइंट का एब्सिका है। ठीक है, तो वो जो x की वैल्यू होगी उसको हमने एज ए इनिशियल गेस लेना है। ओके, होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, जब भी हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन होगी तो उसको हमने इस तरह से लिखना है f1(x) इज इक्वल टू f2(x). सही है। अच्छा, अब ये जो दो फंक्शंस हैं इनका आपने इलादा ग्राफ बनाना है। जब इलादा ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों ग्राफ्स जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट का जो एब्सिका होगा, एब्सिका ये मतलब है कि उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस के ऊपर वैल्यू होगी ना, वो जो हमारे पास वैल्यू होगी वही बेसिकली इनिशियल गेस आपने लेना है। इस तरह से ग्राफिकल मेथड को यूज करके आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल गेस को फाइंड करना है अगर आपके पेपर में गिवन ना हो। यहाँ पे लिखा भी है हियर बोथ द ग्राफ्स कट ईच अदर एट 1.9 सो द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन शुड बी टेकन एज 1.9। ओके, एनालिटिकल मेथड क्या है भाई? This method is based on the intermediate value property. In this, we locate two values a and b such that f of a and f of b have opposite signs. Then we use the fact that the roots lies between a and b. तो एनालिटिकल मेथड क्या है कि जब भी हमारे पास कोई अलजेब्राइक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन गिवन होगी तो हमने एक इंटरवल डिफाइन करना है। ठीक है, मे बी आपके पेपर में वो इंटरवल गिवन हो, अगर तो गिवन होता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं होता तो हमने क्या करना है, एक इंटरवल खुद से गैस कर लेना है, जैसे कि 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके 10 तक। वो जो इंटरवल है उस इंटरवल का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स जो है ना उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट साइंस के साथ आपको मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये इंटरवल है 1 से लेके 3 तक, ठीक है, और हमारे पास ये कोई फंक्शन है f of x, कोई भी फंक्शन है, ठीक है। 1 के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, 3 के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। अगर इन दो पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइंस के साथ आपको मिलती है तो इसका ये मतलब है कि इस इंटरवल के दरमियान जो है ना वो कम से कम एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो इस इंटरवल के दरमियान से आप कोई सा भी एक जो है ना वो पॉइंट ले लें, 1.1 ले लें, 1.5 ले लें, 2 ले लें, 2.5 ले लें, तो इस तरह से आप इनिशियल गैस भी ले सकते हैं बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ओके, इसको हमने ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर
इसकी एग्जांपल भी आप देख लें ज़रा। कंसीडर द फंक्शन, हमारे पास ये एक फंक्शन है भाई, थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग का मसला हुआ है, फंक्शन आपको होप सो नजर आ रहा है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास ये फंक्शन है या इक्वेशन है 3x माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। ओके, अच्छा, अब हमें तो कुछ नहीं यहाँ पे गिवन, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 0 से लेके 1 तक एक इंटरवल जो है ना वो ले लेते हैं। 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, एफ ऑफ 0 जब फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ 1 फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 1.64299 आता है। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो मतलब 0 और 1 के दरमियान आप कोई तभी पॉइंट जो है ना उसको आप इनिशियल गेस के तौर पे ले सकते हैं। इनफैक्ट 0 और 1 भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, ठीक है, या इनके दरमियान से भी कोई जो है इनिशियल गेस ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज़ करके एनालिटिकल मेथड्स हमने इस तरह से इनिशियल गेस चूज़ किया है। स्टूडेंट, हमारे पास इस लेक्चर का जो सबसे आखिरी टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड, जिसे आप बोल्ज़ानो मेथड भी कह सकते हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। ये एक आइटरेटिव मेथड है जिसके ज़रिए हम ट्रांसडेंटल या अलजेब्राइक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है ना वो थ्योरी नज़र आ रही होगी, आपने इससे घबराना नहीं है। ये जो थ्योरी है बेसिकली यही हमें बताती है कि हम बाइसेक्शन मेथड को कैसे अप्लाई करके जो है ना वो अलजेब्राइक या ट्रांसडेंटल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सही है, ओके, इसको थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल की हम बात करते हैं। सपोज यू हैव टू लोकेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल से x0, x1। Let f of x0 and f of x1 are of positive signs such that f of x0 into f of x1 less than 0। मतलब f of x0 और f of x1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू है वो 0 से छोटी आनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि x0 और x1 के ऊपर फंक्शन की डिफरेंट साइंस के साथ हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये सारी थ्योरी मैं अभी नहीं पढ़ रहा स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देता हूँ, इस थ्योरी को भी बीच में आपको बारी बारी बता दूंगा। पहली एग्जांपल जो है इसकी हम बात कर लेते हैं। इसको हमने बाइसेक्शन मेथड के जरिए जो है ना वो सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्व x³ माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर द रूट बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। मतलब 2 और 4 के दरमियान हमने रूट को जो है ना वो लोकेट करना है। मतलब ये हमारे पास जो अलजेब्राइक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है, इसका जो रूट है ना वो 2 और 4 के दरमियान, मतलब ये एक ओपन इंटरवल है, 2 और 4 इसमें शामिल नहीं है। फाइंड करना है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ओके, सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट वो क्या है, पहला स्टेप इसको आप बेशक जो है ना वो जो 2 है इसको आप कह दो x0 कह दो, x0 इज इक्वल टू 2 और x1 इज इक्वल टू 4। ओके, अच्छा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो नंबर्स हैं उन्हीं में से हमने सॉल्यूशन को लोकेट करना है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट क्या करें कि चेक करें कि आया इन दो के दरमियान सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। एफ ऑफ 2 आप फाइंड करें, यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 9x प्लस 1। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दें, 8 माइनस 18 प्लस 1। ओके, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी -9। अब एफ ऑफ 4 फाइंड करें, मतलब 2 के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की तो वो -9 आया। अब आप 4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो दिस विल बी 4 इंटू 4 करेंगे तो दिस विल बी 64 -36 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करें स्टूडेंट तो ये 29 आएगा। तो मतलब ये -9 है, ये +29 है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास एफ ऑफ 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ 4 के साथ तो जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है। देखिए -9 को +29 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव कोई वैल्यू आएगी ना, जो कि लेस देन 0 है। मतलब वो जो अभी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे बोल्ज़ानो मेथड की या बाइसेक्शन मेथड की, उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था ना। तो आप बेशक ये ना लिखें, आप जस्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, उसको यूज़ कर लें कि हमारे पास जिस इंटरवल में हमने सोल्यूशन को लोकेट करना है उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज आती हैं वो डिफरेंट साइंस के साथ आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ स्टूडेंट, इस तरह को आप सोल्यूशन को भी देख लें। देखिए हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, सही है। एफ ऑफ 2 हमने फाइंड किया 9 आ गया, एफ ऑफ 4 फाइंड किया 29 आ गया, ठीक है।
ये -9 आता है स्टूडेंट, इसको आप सही कर लें, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये -9 आता है। ओके, ये -9 है, ये +29 है, तो डिफरेंट साइंस के साथ आपको फंक्शन की वैल्यू मिल गई है इंटरवल की एंड पॉइंट्स पर। तो मतलब f(2) × f(3) करेंगे तो ये <0 ही आएगा। सो रूट लाइज बिटवीन 2 and 4, ये हमें इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ने बताया है कि रूट्स इनके दरमियान ही लाई करेंगे। x0 को आप 2 कह दें, x1 को 4 कह दें, सही है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो इन दोनों को आपने ऐड करना है। बाइसेक्शन मेथड का यही है कि वो बाइसेक्ट करता है, सही है। x0 भी है, x1 भी है, मतलब ऐसे है ना, ये x0 है 2 और ये हमारे पास 4 है जो x1 की वैल्यू है, दोनों को ऐड करें तो इनका जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो 2 + 4 करेंगे तो 6 आता है। देखिए यहाँ पे किया उसने, 2 + 4 / 2 कर दें तो आंसर 3 आता है। 3 यहाँ पर होगा मे बी कहीं, ठीक है, 3 हमारे पास आ गया, इसको आप x2 कह दें। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट 2 इंटरवल बन गए हैं। एक इंटरवल जो है ना वो 2 से लेके 3 तक है और दूसरा 3 से लेके 4 तक है। अब हमें क्या पता कि कौन से इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो देखें, फंक्शन की जो वैल्यू है 2 के ऊपर वो कितनी है, -9 है, सही है। 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये उसने 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की तो ये +1 आ गया, सही है। और मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे पॉजिटिव आती है, और 4 के ऊपर हमने चेक किया था ये +29 आया था, तो पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है, ये पॉजिटिव आती है, +29। तो मतलब हमने क्या कहा था इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी में कि अगर आपके पास जो इंटरवल्स हैं, यहाँ पे 2 इंटरवल्स हैं, एक 2 से लेके 3 तक है और दूसरा कौन सा है, 3 से लेके 4 तक है। तो अगर इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट साइंस के साथ आती हैं तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उनके दरमियान। तो यहाँ पर 3 और 4 जो इंटरवल है इसमें देखें ये भी प्लस वैल्यू दे रहे हैं, ये भी प्लस वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये हमारे पास जो इंटरवल है 2 से लेके 3 तक, इसमें देखें 2 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है और 3 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। तो मतलब इस इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, सही है, x0 और x2। अच्छा, इन दोनों को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 2.5 आती है। इस 2.5 को आप x3 कह दें, ठीक है, ये x3 हमारे पास, लेट्स सपोज ये x3 है और ये 2.5 है। अब दोबारा से 2 इंटरवल बन गए, एक 2 से लेके 2.5 तक और दूसरा 2.5 से लेके 3 तक। दोबारा से आप वही फंक्शन की वैल्यूज चेक करें, 2 के ऊपर, 2.5 के ऊपर, 3 के ऊपर, ये उसने चेक की है, 2.5 के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, ठीक है। पहले के ऊपर भी नेगेटिव, दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव और तीसरे के ऊपर तो वैसे ही पॉजिटिव आती है। तो मतलब ये पहले इंटरवल में तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव दे रहा है। तो ये जो दूसरा इंटरवल है 2.5 से लेके 3 तक, इसमें इंटरवल जो है ना, इस इंटरवल में क्योंकि फंक्शन की जो वैल्यूज है इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब इस इंटरवल में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस वजह से आप 2.5 को और 3 को आपने कंसीडर करना है, इन दोनों को ऐड करें। आप देखिए उसने ऐड किए 2.5 और 3 को और 2 से डिवाइड किया तो आंसर 2.75 आया, तो उसको आपने x4 कह दिए। ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करना है और इसको आपने स्टॉप कब करना है स्टूडेंट, इस हवाले से भी हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर उसने लिख दिया सिमिलरली x5 this, x6 this and the process is continued until the desired accuracy is obtained, ठीक है। यहाँ पर उसने टेबल की मदद से भी आपको समझा दिया, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, when to stop the process of iteration, आइट्रेशन के प्रोसेस को हमने कब स्टॉप करना है, ठीक है। अगर तो आपके जो है ना वो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपके पेपर में ये गिवन हो कि आपने इतनी आइट्रेशंस करनी है, 5 आइट्रेशन करनी है, 6 करनी है, 7 करनी है, तो आपने उतनी ही करनी है, आइट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। दूसरा ये कि आप एक एक्यूरेसी जो है ना वो डिफाइन कर दो। अगर हमारे पास एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह से ये टेबल है, इस टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, देखिए हमारे पास f(x(n) की जो वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पास 4th आइट्रेशन में ये वैल्यू आ रही है और जो 5th आइट्रेशन है उसमें ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों आइट्रेशंस के दरमियान अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो अगर हमारे पास वो किसी डिफाइंड टॉलरेंस या डिफाइंड एक्यूरेसी के बराबर आ जाए तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी मैं आपको समझा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आगे चल के देखिए हमारे पास यहाँ पे here in the solved example neither accuracy is mentioned and nor number of iteration is mentioned,
by when you are provided with the number of iteration, then you will carry those number of iteration and will stop. But second case is accuracy, like you are asked to find root with an accuracy of 10 to raise power minus 3. ठीक है, वही बात है। अगर तो आपकी एग्जाम्पल में या आपके पेपर में आइट्रेशन इन्वॉल्व हो, कितनी आइट्रेशन करनी है, फिर आपने स्टॉप कर देना उतनी आइट्रेशन करने के बाद। अगर एक्यूरेसी इन्वॉल्व हो तो फिर आपने एक्यूरेसी को चेक कर लें। ठीक है, then you will check the accuracy by subtracting two consecutive root, like 2, अगर हमारे पास एक रूट ये है दूसरा रूट ये है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0.000121। 10 की पावर माइनस 3 ही एक्यूरेसी है इसकी। So the accuracy of 10 to raise power minus 3 is achieved, so you will stop here। ठीक है, तो अगर आपके पास ये जो आप एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं इतनी एक्यूरेसी आ जाती है दो इटरेशंस के दरमियान, तो फिर आप स्टॉप कर देंगे। सही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी स्टूडेंट ऐसे ही है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, कैरी आउट द 5 आइट्रेशन फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए आपने 5 आइट्रेशंस करनी है, बाइसेक्शन मेथड को ही यूज करना है। ऑल द कैलकुलेशंस शुड बी डन इन रेडियंस, डिग्री में आपने नहीं करना बल्कि रेडियन में ही करना है। सही है। अच्छा, यहाँ पर इंटरवल हमारे पास गिवन नहीं है फंक्शन के लिए, जिस इंटरवल में आपने फंक्शन को चेक करना है, तो हम यहाँ पे एक इंटरवल खुद से डिफाइन कर लेते हैं -1 से लेके 0 तक। ओके, -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो हमारे पास पॉजिटिव आती है। ओके, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो नेगेटिव आती है। तो मतलब बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इस 0 और -1 के दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपने वही बाइसेक्शन मेथड के स्टेप्स को जो है ना वो कैरी करना है। आप हमारे पास ये जो -1 और 0 है इसको आप ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो एक नया नंबर आएगा। आप फिर आपके पास दो जो इंटरवल्स बन जाएंगे, उन दोनों इंटरवल में से आपने देखना है कि किस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख लें जरा इसको। पहले हमारे पास जो इंटरवल था वो 0 से लेके 1 तक था, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, 0 से लेके -1 तक ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो -0.5 आया। मतलब यहाँ पर दरमियान में कोई नंबर होगा, इसको अगर आप डिफरेंट साइड्स के साथ लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। -1 इस साइड पे और 0 इस साइड पे, दोनों को जब आपने ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -0.5 आता है। अच्छा, अब दो इंटरवल्स हैं, एक इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये है। आप चेक करें कि सोल्यूशन इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है। वो कैसे चेक करेंगे? आप फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर चेक करें तो साइन उसका चेक करें, फंक्शन की वैल्यू -0.5 के ऊपर चेक करें और उसका साइन चेक करें, और फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर चेक करें और उसका साइन चेक करें। ठीक है, जो जिस इंटरवल में डिफरेंट साइंस फंक्शन की वैल्यू में होंगे तो उस इंटरवल में हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। होप सो कि आपको बाइसेक्शन मेथड की अंडरस्टैंडिंग होगी स्टूडेंट। इस तरह से आप खुद से भी इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास इंटरवल गिवन है, एक फंक्शन है जिसमें 5 आइट्रेशंस आपने करनी है और 5 आइट्रेशंस के बाद आपने प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। ठीक है, और ये ए हमारे पास 1.2 है और बी हमारे पास 1.3 है, मतलब ये इंटरवल है। सही है, तो फंक्शन की वैल्यू आप 1.2 के ऊपर चेक करें, फंक्शन की वैल्यू 1.3 के ऊपर चेक करें। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1.2 जो है ना वो 0.1548 आता है और एफ ऑफ 1.3 जो है ना वो -0.1322 आता है। मतलब ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो मतलब इस इंटरवल के दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर तो दोनों आंसर सेम आ जाते हैं, सेम साइन के साथ आ जाते हैं, तो इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारे पास इस इंटरवल में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसको आप कैरी कीजिएगा, होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट रेगुलर फाल्सी मेथड है, जिसे आप मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी कह सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 में आता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को किसी जगह प्रॉब्लम है, किसी जगह समझ नहीं आई, बाइसेक्शन मेथड की समझ नहीं आई, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है MTH603 का, आप उसमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको हम सही तरह से गाइड करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।